चलो देखो क्या क्वेश्चन था। यहां से हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी, ये वाली लेंथ हमने ले ली थी 5 मीटर, और कहीं इस वाले पॉइंट पे जाकर के टेंशन 0 हो रहा था और वेलोसिटी थी v के बराबर। ठीक है, और ये जो हाइट अपने को दी हुई थी वो दिया हुआ था 8 मीटर के बराबर। ठीक है, यानी ये वाली हाइट किसके बराबर, 3 मीटर, और ये कितना 5, और ये 3 ये 5, तो ये किसके बराबर 4 मीटर। ये वाला एंगल कितना होगा 53, ये 53 डिग्री होगा, और ये 53, ये 37, तो ये भी किसके बराबर 53 डिग्री के बराबर। ठीक है भाई, अब एक बात देखो कि यहाँ पे नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा होगा, और हमें एक पहला पार्ट जो था इसका कि पहले पार्ट में क्या निकालना था, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, और चलो तो देखो वेलोसिटी एक कैलकुलेट करना था, ये 53 है तो ये भी किसके बराबर 53 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहां से टेंशन इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू कितनी है 0, तो इस क्या इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा क्या इसमें, अरे मिल रहा होगा ना भाई। तो टेंशन 0 है तो यहाँ पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक और एक कौन सा mg, और एक दूसरा कौन सा टेंशन। तो क्या इसका इधर कंपोनेंट एक मिल जाएगा, जस्ट उस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, जस्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट की। उसके बाद वो सेंट्रीपिटल ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस वाले पॉइंट पे अगर देखिए तो क्या हम लिख सकते हैं कि mg cos 53 डिग्री, mg cos 53 डिग्री किसके बराबर, क्या एम वी स्क्वायर अपॉन कितना है एल के बराबर। तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू एल इंटू कॉस 53 किसके बराबर 3/5। यहाँ से वैल्यू पुट करोगे ये कितना 5 से ये 5 कैंसिल आउट होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ रहा है 30, किसके बराबर आ रहा था 5.42 मीटर पर से, यही आ रहा था ना। चलो ये पहला पार्ट था। अब इसके बाद एक बार देखो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही वेलोसिटी 0 होगी, सॉरी ये टेंशन 0 होगा, तो इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन जब करेगा तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब केस कैसा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक पार्टिकल को 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया हमने, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने पार्टिकल को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है 53। आज तुम लोग ज्यादा आए हो क्या यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा जो ऑनलाइन अटेंड करता था आज ऑफलाइन आया हो, बस एक, आज पूरे बच्चे आए नहीं है। नहीं बेटा कल आया था शायद, नहीं नहीं कल एक नया शेड्यूल आया था, देखो इधर। हाँ अब एक बार देखो, अब इसके बाद केस कैसा है कि यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ हमने प्रोजेक्ट कर दिया है कितने वेलोसिटी से, तो v इक्वल्स टू 5.42 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो एंगल है वो किसके बराबर कितना आ रहा है 53 डिग्री। अब ये अगर हमें ये फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, तो क्या h की वैल्यू किसके बराबर प्रोजेक्टाइल मोशन में, h इक्वल्स टू कितना v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g के बराबर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का, बस यहाँ से वैल्यू पुट करो कितना 5.42 का स्क्वायर इनटू कितना साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर साइन 53 4/5 16/25 इंटू कितना 20, इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर दिया था मैंने 0.96 मीटर के बराबर। ठीक है भाई, क्लियर सभी को। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो पावर, नेक्स्ट हेडिंग डालो पावर, नेक्स्ट हेडिंग डालो पावर।
अब एक बात देखो यार, इससे पहले जो भी हम लोग अगर डिसाइड करते, जैसे वर्क के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था, तो वर्क के केस में हम लोग बोलते थे कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही टाइप्स ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोग रेट ऑफ वर्क डन में इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लो कि अगर मान लो कोई भी अगर कार वगैरह अगर हम लोग खरीदने जाते हैं, तो हम लोग बेसिकली बात किस पे करते हैं कि कितनी एचपी की है, बात करते हैं इसकी, करते हैं उस केस में। वो जो हॉर्स पावर की बात करते हैं, वो बेसिकली वो क्या बताता है हमें कि वो कितना जल्दी एक्सेलरेट करेगा कार को। जैसे देखा होगा आपने, जैसे मान लो अगर जितनी ज्यादा बढ़िया कार होती है, उसमें आपको लिखा रहता है कि 0 से लेके 100 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी है वो इतने सेकेंड में अचीव कर लेगा, बोला जाता है उसमें। तो वो बेसिकली ये क्या बताता है कि उसकी जो एचपी होगी, जो हॉर्स पावर होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होती है, हॉर्स पावर ज्यादा होती है। तो हॉर्स पावर ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि उस कार को किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, यानी मान लेते हैं कि इनिशियल अगर 0 से ले करके और किसी पर्टिकुलर v वेलोसिटी तक जाने में उतना ही कम टाइम लगेगा, है ना, किसी पर्टिकुलर v वेलोसिटी तक जाने में उतना ही कम टाइम लगेगा। यानी ये क्या कर रहा है, अब एक बात सोचो कि अगर 0 से v तक जा रहा है, तो क्या वर्क डन जो होगा वो क्या हाफ mv² के बराबर होगा? अरे हाँ ना, जो नेट वर्क डन होगा वो किसके बराबर, क्या हाफ mv² के बराबर। और हाफ mv² के बराबर अगर कोई कार ऐसा हो रहा है कि मान लो ये 2 सेकंड में अगर ये काम कर रहा है, और कोई दूसरी कार है जो 4 सेकंड में यही काम कर रहा है, तो इस केस में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो इंजन है उसका पावर ज्यादा होगा, जो 2 सेकंड में ये काम कर रहा है। एक बार देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि नेट वर्क डन किसके बराबर, हाफ mv² के बराबर। तो अगर हाफ mv² के बराबर वर्क डन आ रहा है, और ये वाली जो कार है, पहली कार 2 सेकंड में ये काम कर रहा है, और दूसरी कार कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो जो पहले कार की जो पावर होगी या उसकी जो इंजन का जो पावर होगा, वो बेसिकली क्या होगा, ज्यादा। जो एचपी का मतलब तो यही होता है। तो हम लोग इस केस में अगर देखें, तो यहाँ पे रेट ऑफ वर्क डन से कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, रेट ऑफ वर्क डन से कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है। तो ये जो पावर जो हम लोग डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली कैसे करते हैं कि पावर P इक्वल्स टू किसके बराबर, ये हमारा एवरेज पावर है। ये हमारा कौन सा, एवरेज पावर। एवरेज पावर इक्वल्स टू कैसे डिफाइन करेंगे, तो रेट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू कैसे, तो डेल्टा W अपॉन कितना, डेल्टा T। ये बेसिकली क्या बता रहा है, तो टोटल वर्क डन अपॉन किसके, तो टोटल टाइम टेकन, यही आएगा हमारा किस, इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल टाइम टेकन, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। अब एक बात देखो, क्या इस डेल्टा W अपॉन डेल्टा T को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा K अपॉन डेल्टा T, हाँ है ना। एक बार देखो, जो नेट वर्क डन होता है P इक्वल्स टू जो डेल्टा W अपॉन डेल्टा T आया, क्या उस चीज को डेल्टा K अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं? ये जो डेल्टा W होता है, यहाँ पे डेल्टा W जो होता है वो कौन सा वर्क डन होता है, नेट वर्क डन। कौन सा, नेट वर्क डन। जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें, तो उसके द्वारा जो डेल्टा W होगा वो बेसिकली क्या बताएगा, नेट वर्क डन। और ये जो नेट वर्क डन होता है, ये डेल्टा W, ये सारे तरह के वर्क को कंसिडर करता है। जैसे आप कभी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में देखो, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की भी बात कर सकते हैं। कभी अगर मान लो मैकेनिकल वर्क डन की भी बात कर सकते हैं, या थर्मल वर्क डन की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो वर्क डन होगा वो ऑल टाइप ऑफ वर्क डन इंक्लूड करता है, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, या फिर चाहे थर्मल, या फिर और भी दूसरे तरह का अगर वर्क है, तो वो सारे तरह का वर्क डन इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, पहले अगर देखिए क्वांटिटी कैसी होगी, तो वर्क डन स्केलर, ये डेल्टा T भी स्केलर, तो ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इसका अगर एसआई यूनिट अगर देखे, तो एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से वर्क डन की किसकी, जूल, और टाइम की सेकंड, जूल पर सेकंड। और इसी 1 जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, W से। अगर इसके अलावा अगर हम लोग और भी कुछ यूनिट देखें, तो क्या लिख सकते हैं, क्या अर्ग पर सेकंड लिख सकते हैं। तो 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू किसके बराबर, क्या 1 अर्ग पर सेकंड, सॉरी 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकंड, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी यूनिट जो यूज होते हैं, जैसे अगर मान लो वॉट से अगर ज्यादा, जैसे मान लो सपोज वॉट जो रहेगा वो थोड़ी अगर छोटी यूनिट अगर पड़ जा रही है, तो उस केस में कभी कभी पावर जो दिया हुआ रहेगा वो 1 मेगा वॉट दिया रहेगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 6 वॉट।
या 1 किलोवाट दिया रहेगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर, 10⁻³ वॉट के बराबर। एक और यूनिट जिसमें हम लोग बेसिकली ऑटोमोबाइल्स वगैरह का पावर यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, HP, और ये किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर। तो ये जो हमारा पावर है, एवरेज पावर, वो किस कैसे डिफाइन करते हैं, तो रेट ऑफ वर्क डन, और वो किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से देखो, अब जो वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग, बेटा एक बार जरा ऑन करके देखना, इसमें दिख नहीं रहा है क्या, अरे तो मैं तो दिखेगा ये जूम जूम वाले पे, जूम पे एक बार लॉगिन करके देखो क्या दिख रहा है क्लियर। चलो ये हमारा था किसके लिए, दिख रहा है ना, 1 किलोवाट, बेटा किलो जो होता है वो किसके लिए, क्लियर है ना, चलो सही है। किलोवाट जो रहता है, जैसे ये सब प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, मेगा, ये किलो, आगे चल के जो कैपेसिटर वगैरह पढ़ते होगे तो वहां पे माइक्रो और पीको वगैरह आते थे, तो ये किलो की जगह पे क्या करते हैं हम लोग, 10⁻³ वॉट रहता है, ठीक है, मेगा की जगह पे कितना, तो 10⁻6 वॉट। अब एक बात देखो, अगर हम लोग कभी कभी इंस्टेंटेनियस वर्क डन की भी बात कर रहे होंगे, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वर्क डन, सॉरी, वर्क करने का रेट कितना होगा, ठीक है, तो वहां से अगर देखे, तो मान लो कि अगर एक पार्टिकल ऐसे कर्व पाथ पे मूव कर रहा है और इसके ऊपर एक फोर्स वेक्टर इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, F वेक्टर इधर, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है इधर की तरफ dr वेक्टर। मान लो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा। हमने जो पावर डिफाइन किया, तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से, इंस्टेंटेनियस पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर अगर डिफाइन करेंगे तो P इक्वल्स टू क्या आएगा, तो डेल्टा W, यानी dW अपॉन किसके, dt के बराबर, यही आएगा। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, काफी स्मॉल, तो dW अपॉन कितना, dt। और इस dW को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या F.dr, F.dr अपॉन कितना, dt के बराबर, यही आएगा। और एक बात बताओ, इसमें जो वर्क डन होगा, वो ये जो फोर्स वेक्टर आ रहा है, उस फोर्स वेक्टर कौन सा है, क्या इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, यहां से हम क्या लिखेंगे, एक तो एफ वेक्टर इधर की तरफ, यहां से अगर देखें तो ये कौन सा आएगा, रेडियल, और ये कौन सा आएगा, एक इधर की तरफ कंपोनेंट, एफ टेंजेंशियल, हाँ है ना, यही आएगा, ये लिख सकते हैं। तो F.dr को क्या ऐसे लिख सकते हैं, Ft इंटू कितना, dr अपॉन dt के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, क्योंकि वर्क जो होगा वो किसके द्वारा होगा, टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा। जो रेडियल फोर्स होगा वो कोई भी वर्क डन नहीं करता, क्योंकि ऑलवेज ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। तो यहां से Ft इंटू डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, Ft इंटू वी के बराबर, Ft इंटू वी। ये हमारा जो पावर आएगा वो हमारा कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर एफ टी, सॉरी पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एफ टी इंटू वी। या फिर अगर यहां से अगर हम लोग देखें तो डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, तो एफ डॉट वी के बराबर, एफ डॉट वी। और बेसिकली अगर एफ डॉट वी वी भी लिखे तो ये क्या आएगा, तो एफ इंटू कॉस थीटा इंटू किसके, वी के बराबर। और एफ कॉस थीटा क्या आएगा अपने पास, तो एफ टेंजेंशियल इंटू कितना, वी। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एफ डॉट वी वी जो होता है वो बेसिकली हम लोग कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे, तो टेंजेंशियल फोर्स, तो एफ टी इंटू किसके बराबर, वी के बराबर। अब कभी कभी ऐसा होगा कि जो फोर्स होगा वो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है, फोर्स अगर वेरिएबल होगा, क्लियर है, लिख लिया सभी ने। अगर फोर्स अगर वेरिएबल है तो उस केस में अगर हमें एवरेज पावर अगर डिफाइन करना हो, अगर उस केस में हमें एवरेज पावर डिफाइन करना हो तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो देख लो। अगर फोर्स वेरिएबल है, इफ एफ इज, एफ वेक्टर इज वेरिएबल, अगर फोर्स वेक्टर अगर वेरिएबल है, उस केस में अगर हमें एवरेज पावर डिफाइन करना हो, पी एवरेज इक्वल्स टू ये क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन कितना, इंटीग्रेशन ऑफ किसके, डी टी के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी,
जहां पे P जो है वो हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है भाई, तो ये हमारा है पावर कि अगर मान लो अगर हमें ये इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो एफ टी इंटू वी कर दो या एफ डॉट वी। अगर एवरेज पावर डिफाइन करना हो तो एक्चुअल जो डेफिनेशन होगा वो किसके बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब एक और चीज देखो, हमने ये चीज डिफाइन कर लिया कि P इक्वल्स टू किसके बराबर, डी डब्ल्यू अपॉन कितना, डी टी। P इक्वल्स टू क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अगर यहां से देखे तो डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, क्या इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी के बराबर, यही आएगा। और ये इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी बेसिकली है क्या, कि एरिया ऑफ पीटी कर्व, यही है क्या, एरिया ऑफ पीटी कर्व, जो पावर टाइम कर्व का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीटी। तो ये जो एरिया ऑफ पीटी कर्व होता है वो किसके बराबर होता है, तो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, यानी वर्क डन के बराबर। तो जो भी अगर पावर और टाइम का अगर एरिया दिया हुआ है तो उसका जो एरिया पावर और टाइम का कर्व दिया हुआ है तो उसका एरिया हमें क्या देगा, टोटल वर्क डन के बराबर। चलो नोट करो इसको, अब सवाल लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर मान लो एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया हमने u वेलोसिटी से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। पहले पार्ट में लिखो कि फाइंड पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी, फाइंड मीन पावर डेवलप्ड बाय, लिखो फाइंड मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी, find mean power developed by gravity, first part, over the whole time of motion, over the whole time of motion, फर्स्ट पार्ट में लिखना ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन, और सेकेंड पार्ट में लिखो इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब जो जो डेफिनेशन जो देखे हो ना वो ढंग से यूज करना, पहला सवाल बिल्कुल आसान है। दोनों सवाल में समझ आ गया कि जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उस समय तक के लिए, इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए हमें एक एवरेज पावर डिफाइन करना है, और दूसरे केस में इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करना है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना पावर डेवलप कर रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पहला पार्ट देखो फटाफट, दूसरा पार्ट में सॉल्व कर दूंगा, वैसे है वो भी आसान ही। बेटा आप लोगों में से जितने लोगों का आंसर आ जाए एक बार चैट बॉक्स में लिख देना। पहले एक बार देख लो यार तुम लोग, डेफिनेशन पहले जो जो लिखा मैंने वो लिख लो, पहले देख लो एक बार, नहीं तो भूल जाओ। पी एवरेज के दो एक्सप्रेशन लिखे मैंने, एक कौन सा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी। एक और एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और दूसरा जो इस भाई एक बार देखो, है तो बेसिकली यही चीज है, अरे हाँ ना, है तो यही चीज है ना, अपॉन, और ये भी कितना डेल्टा टी तो है, तो ये अपने पास अगर वेरी कर रहा है उसके लिए। अब यहाँ से देखो पी इंस्टेंटेनियस के लिए एफ डॉट वी और इक्वल्स टू एफ टी इंटू वी के बराबर, बस इतना ही एक्सप्रेशन अभी तक अपन ने देखा, और यही आपको ध्यान भी रखना है। अब सोचो पहले सवाल का जवाब, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, सही बात है जीरो होगा। अरे एक बार देखो ना आप, एक एक चीज देखो, क्या वर्क डन बाई एम जी हम लोग देखेंगे कितना होगा, जीरो होगा ना यार। mg के द्वारा वर्क डन कितना, जीरो, तो mg के द्वारा वर्क डन तो एवरेज पावर कितना, जीरो। या फिर ऐसे देख लो, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं उसी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करता है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो पहले सवाल का आंसर कितना होगा, पी एवरेज जो आएगा उसके लिए कितना, जीरो। सेकेंड पार्ट बोलो, सेकेंड पार्ट देखो, इंस्टेंटेनियस पावर दो ही एक्सप्रेशन है अपना, देख लो एक बार सेकेंड पार्ट देखो। क्या सेकंड का आंसर भी जीरो होगा,
ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसी में से आपको यूज करना है, और एक्सप्रेशन ज्यादा वो तो डेरिवेशन कराया था मैंने एफ डी आर बाई डी टी। हाँ सही है। एक बार देखो यार, यार अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं तो एफ डॉट वी करना है बस अपने को, एफ डॉट वी करना है। अब उस केस में एफ टेंजेंशियल इंटू वी करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा अपने पास वैसे है तो यहाँ पे ये भी इधर की तरफ होगा, ठीक है, और टेंजेंशियल फोर्स इधर की तरफ इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो उससे भी जाएगा। लेकिन हम लोग कौन सा एफ डॉट वी कर लेते हैं, एफ डॉट वी करें तो क्या इसके ऊपर एक किसी भी टाइम टी पे एम जी फोर्स नीचे लग रहा होगा, हाँ है ना, एम जी फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब यहाँ से देखो ये एंगल कितना, यहां से अगर देखें तो मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद ये कितना थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में पार्टिकल की जो वेलोसिटी देख लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी टाइम, अगर टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी देखे तो क्या v वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूं u cos थीटा आई कैप, ध्यान से देखना u cos थीटा वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा अपन, ux आई कैप सॉरी vx आई कैप प्लस vy j कैप कर रहा हूं मैं। vx हमारा कांस्टेंट होगा किसके बराबर, u cos थीटा के बराबर, ठीक है, और ये u cos थीटा आई कैप प्लस किसके बराबर, तो क्या ये सेकंड ये जो y कंपोनेंट होगा u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी जे कैप के बराबर, यही आएगा। क्या हमने वेलोसिटी देख ली, जो फोर्स वेक्टर है वो किसके किसकी तरफ, क्या एम जी माइनस ऑफ एम जी जे कैप, यही लगेगा, अरे हाँ है ना, एफ वेक्टर किसके बराबर माइनस ऑफ एम जी जे कैप, बस पावर अगर इंस्टेंटेनियस डिफाइन करना है वो किसके बराबर, तो एफ डॉट वी कर दो। जब आप एफ डॉट वी करोगे तो जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, उसके बाद जे का जे के साथ कर दो तो कितना आएगा माइनस ऑफ एम जी इंटू कितना यू साइन थीटा माइनस किसके जी टी के बराबर, यही आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे एम जी इंटू जी टी माइनस कितना यू साइन थीटा के बराबर। क्लियर हुआ सभी को, हाँ है ना। देखो एक बार पिछले वाले केस में जो जीरो जो है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर एवरेज पावर की बात तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क डन जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो, और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो, तो वर्क डन बाई एम जी जो होगा वो जीरो के बराबर, इसीलिए एवरेज पावर भी क्या होगा जीरो के बराबर, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया सभी को। चलो अगला सवाल लिखो। यहां से देखो इस वाले पे यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास है और इसको हमने कुछ यू वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, रफ है ये, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है म्यू के बराबर। तो पहले पार्ट में लिखो फाइंड द मीन पावर डेवलप्ड, फाइंड मीन पावर डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन, find mean power developed by friction during whole time of its motion, during whole time of its motion। और सेकंड पार्ट लिखो कि फाइंड मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर। पहला पार्ट आसान है, सेकंड पार्ट थोड़ा सही है। फाइंड मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन if mu equals to alpha into x, where if mu equals to alpha into x where x is the distance from starting point, where x is the distance from starting point और अल्फा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है भाई। पहला पार्ट बताओ, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, सेकंड पार्ट में बता देता हूँ। पहले का आंसर कितने लोग आ गया, आ गया। एक बार डेफिनेशन देखो, हाफ म्यू एम जी बाई
म्यू एम जी यू बाई 2। पहले का भी नहीं आंसर आ सकता क्या यार? अगर मिन पावर की बात कर रहे हैं तो क्या डेल्टा के बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, या डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी? तो अब एक बार देखो यार, पहले पार्ट में अगर हम लोग देखें, पहले पार्ट में तो म्यू कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में अगर पी एवरेज की बात करें तो वो किसके बराबर? तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन कितना? डेल्टा टी के। अब एक बार देखो, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन किसके बराबर? इस पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा? केवल फ्रिक्शन। तो क्या लिख सकते हैं? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कितनी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन कितना? डेल्टा टी। किसी को कोई दिक्कत? अब यहां से अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखे तो जीरो। जब ये रुकेगा, होल टाइम ऑफ मोशन का मतलब क्या होगा? कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा। तो जीरो माइनस किसके बराबर? तो हाफ एम इंटू कितना? यू स्क्वायर अपॉन कितना? टोटल टाइम की अगर बात करें तो टोटल टाइम ये कब रुकेगा? तो देख लो, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब जो रिटार्डेशन होगा वो क्या कांस्टेंट? तो क्या v बराबर u प्लस ए टी लगा दे। v की वैल्यू किसके बराबर? जीरो इक्वल्स टू u की वैल्यू u माइनस कितना? म्यू इंटू जी इंटू टी के बराबर। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर? u अपॉन म्यू इंटू जी के बराबर, यही आएगा। तो बस यहाँ से उठा के पुट कर दो, ये किसके बराबर? t इक्वल्स टू यू अपॉन इंटू कितना? ये किसके बराबर? म्यू इंटू जी। ये किसके बराबर आएगा? तो -1/2 एम यू इंटू कितना? म्यू इंटू जी के बराबर। सेकंड का आंसर आया। चलो अब यहां से देखो, सेकंड वाले थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, थोड़ा बस ध्यान से देखना। हमें पूछा गया है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप इंस्टेंटेनियस पावर निकालो, है ना? उसके बाद क्या करोगे? तो क्या dp बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो? सबसे पहला काम हमें ये पूछा गया है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है। तो पहले तो p और x का फंक्शन निकाल लो, और p और x का जब फंक्शन निकालोगे तो हमें निकालना है क्या? कि dp बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो अप्रोच हमारा यही रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा तो देख लो। अब हमें क्या करना है? इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगा? क्या एफ डॉट वी के बराबर, हाँ ना? जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगा वो किसके बराबर? क्या एफ डॉट वी। तो चलो यार, इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सेकंड पार्ट, कि पी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू किसके बराबर? तो एफ डॉट वी के बराबर, यही आएगा। एफ डॉट वी, तो मैं एक काम करता हूं, एफ की वैल्यू किसके बराबर? अगर हम मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, सॉरी मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर हो रहा है, या सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जब वो कहाँ पे है? x डिस्टेंस पे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर? F इक्वल टू कितना? वो म्यू की वैल्यू मैंने कितने ली थी? अल्फा इंटू एक्स। तो कितना लगेगा? तो अल्फा इंटू एक्स इंटू एम इंटू जी के बराबर, यही लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स तो इतना ही लगेगा। अब एक बात देखो, क्या हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं? अब हमें वेलोसिटी भी चाहिए, तो क्या मास इनटू एक्सेलरेशन ये लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हमें क्या ले लेना चाहिए? क्या माइनस ऑफ अल्फा, या फिर ये लिख लो माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स इंटू एम इंटू जी। ये इसको अभी अलग से रहने दो, फ्रिक्शन की वैल्यू है ये, ठीक है। हम एफ इक्वल्स टू कितना? एम इंटू ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा एक्स इंटू एम इंटू जी। यहां से देखिए तो m इंटू कितना? v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर? तो माइनस ऑफ अल्फा एक्स m इंटू जी के बराबर। m तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना? g, m से ये कैंसिल आउट, ठीक है भाई। v dv इक्वल्स टू किसके बराबर? तो माइनस ऑफ अल्फा एक्स इंटू जी इंटू कितना? dx। इंटीग्रेट करो, जब x की वैल्यू कितनी? जीरो, तो उस समय वेलोसिटी u, और जब x की वैल्यू x, तो उस समय वेलोसिटी v। ये कितना आएगा? तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू किसके बराबर? तो ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ अल्फा जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर। पहले एक बात बताओ, हमारा अप्रोच क्या है? पहले ये चीज पता है सभी को?
हमारा काम क्या है, पहले इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना, उसके बाद डीपी बाई डी एक्स करना, और 2 लाइन में बस इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी सब कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी निकाल ली कि v इक्वल्स टू किसके बराबर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो u स्क्वायर माइनस कितना, अल्फा इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, यही आएगा भाई। यानी v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो चलो इसका स्क्वायर रूट लिख लो। अब एक बात देखो, अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करना है, p इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो ये कितना, तो माइनस ऑफ कितना आएगा, f की जगह पे अल्फा इंटू एक्स इंटू एम इंटू जी इंटू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर के बराबर, यही आएगा इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमारा काम क्या करना है, एक बार दोबारा एक बार देखो, मैंने क्या, हमारा अप्रोच क्या है कि बस इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करना, उसके बाद डीपी बाई डी एक्स जीरो करना, वहां से हमें एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी जहां पे इंस्टेंटेनियस पावर मैक्सिमम है। तो पी इंस्टेंटेनियस एफ डॉट वी, फ्रिक्शन की वैल्यू जब पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे होगा तो म्यू, सॉरी अल्फा एक्स म्यू एम इंटू जी, म्यू नहीं होगा, अल्फा एक्स एम इंटू जी। हमने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो m इंटू ए इक्वल्स टू दिस वन, वहां से इंटीग्रेट करके हमने u की, सॉरी v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ पे उठा के पुट कर दिया। नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, इसीलिए, बाकी वो है cos थीटा cos 180 की वैल्यू। अब यहाँ से अगर देखें तो बस अब हमें डी पी बाई डी एक्स करना रहेगा। ठीक है, ध्यान से अब देखना, अब यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स, अब इसको क्या प्रोडक्ट रूल पे डिफरेंशिएट कर दे, इसको किस पे कर दे, प्रोडक्ट रूल पे डिफरेंशिएट। अरे हमारे पास ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, ठीक है, देखते जाना। पहले एक काम करते हैं, डीपी बाई डी एक्स जीरो पुट करना है कि माइनस साइन को उधर ले जाके जीरो कर दे, इसका भी कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अगर देखो तो इस वाले केस में हमारा क्या आएगा, तो अल्फा इंटू, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं, कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे इसको, अल्फा इंटू एम इंटू जी के बराबर। क्लियर, कोई बड़ा डिफरेंशिएशन भी नहीं आएगा, कैलकुलेशन आसान आएगा, ये समझ आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस, ठीक है भाई, ये इसको बाहर कर लो, अल्फा इंटू एक्स इंटू एम इंटू जी के, ठीक है भाई, वैसे ये भी चला जाएगा, उधर जीरो ही होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना अपने को, यानी ये पावर कितनी है, 1/2। जरा इसको देख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अलग से डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर लेंगे कि डी ऑफ किसके, तो यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 अपॉन कितनी, डी एक्स। ठीक है, यही हमारा काम है, उसी को डिफरेंशिएट करना। तो पहले क्या, इसको x टू दी पावर n वाले पे डिफरेंशिएट करें, अरे हाँ है ना, तो ये किसके बराबर, तो 1/2 और इंटू एक्स की पावर शायद ये -1/2 आ जाए, तो इसको पूरा नीचे एज इट इज लिख देना चाहिए। तो पूरा नीचे एज इट इज लिख लेते हैं, कितना, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। क्लियर ये चीज, डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत, इनटू क्या, आप अंदर घुस के इसको डिफरेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू 0 कांस्टेंट है, और इसको डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, तो माइनस ऑफ कितना, 2 अल्फा जी एक्स के बराबर। क्या समझ आया सभी को, चलो उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस है, इसको यहाँ पे लिख के माइनस साइन लगा देता हूं मैं पहले, फिर बचा कितना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये भी बाहर कर दो, इनटू कितना, अल्फा जी एक्स अपॉन कितना, तो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, क्या इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर भेज के 0 कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर भेज के 0 कर देते हैं। ठीक है, और क्या क्या भेज सकते हैं, तो अल्फा एम जी ये सारा भी भेज दो, बचेगा क्या क्या, अब देखो एकदम बिल्कुल सिंपल आएगा, क्या बचेगा इसमें से, यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। क्लियर ये चीज, और कोई बचेगा क्या इसमें, और कुछ बचेगा इसमें, नहीं बचेगा। इसमें से क्या क्या बचेगा, माइनस कितना बचेगा, नहीं जी भी बचेगा ये वाला, अरे हाँ है ना, हाँ बोलो,
अरे ये जी चला गया ना, अरे अल्फा एम जी भेजा तुमने, ये रहा अल्फा एम जी, ये रहा, ये रहा अल्फा एम जी, वो तो बचेगा ही अल्फा जी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 0। क्या यहां से लिख सकते हैं यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा जी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो u बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू जी के बराबर। क्या समझ आया? यानी ये वो वैल्यू ऑफ एक्स है जहां पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, मैक्सिमम, जहां पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या इस वाली वैल्यू में पूरी पुट कर दे इंस्टेंटेनियस पावर, हाँ है ना, एक्स की वैल्यू, अरे भाई इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है इनने, तो अब अगर हमें लिखना चाहिए कि पी इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो क्या करें, तो इस वाले में पुट कर दो, तो माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू, तो u बाई 2 रूट अल्फा जी, सॉरी 2 अल्फा जी का रूट, और इंटू कितना, m इंटू जी, इंटू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस अल्फा जी इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 2 अल्फा जी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 2 अल्फा जी एक्स स्क्वायर के बराबर, नहीं यार एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, तो यू स्क्वायर बाई कितना, 2 अल्फा इंटू जी, अल्फा जी से अल्फा जी कैंसिल आउट हुआ, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर, यू स्क्वायर बाई यू बाई रूट 2, यू बाई रूट 2 पुट कर दो बस यहाँ पे, अल्फा इंटू यू स्क्वायर एम जी अपॉन 2 और रूट अल्फा जी, क्लियर, रूट अल्फा जी से चाहो तो ये रूट अल्फा जी कट करके ऊपर ले आ सकते हो। डीपी बाई डी एक्स बेटा मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो पी का वेरिएशन अगर हमने एक्स के साथ निकाला, हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन हमने निकाल ये बता रखी है मैंने, वैसे डीपी बाई डी एक्स 0 होगा, और मैक्सिमा के लिए डी टू पी बाई डी एक्स टू लेस देन 0 और मिनिमा के लिए ग्रेटर देन 0। क्या ये समझ आया, पहले क्लियर हुआ? ऐसा मत सोचना कि सर नीट में इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये चीज सोचना कि डीपी बाई डी पी इंस्टेंटेनियस, अगर मान लो कुछ एक सिंपल सा इक्वेशन भी वो दे सकते हैं, वो देने के लिए, एक मिनट बेटा, सिंपल से इक्वेशन दे सकते हैं, वहां पे भी आपका अप्रोच यही रहेगा। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोलो, एक्स की वैल्यू, हाँ ये वाली, हाँ ये बस ये वैल्यू ऊपर पुट कर दे, इंस्टेंटेनियस पावर मैक्सिमम पूछा हुआ है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास, ये वैल्यू मिनिमम की भी मिनिमम, हाँ एक बार देखो ना, जैसे अगर आपको चेक करना है ना, तो आप इसके लिए एक्स की वैल्यू इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू पुट करो, हमें वो वैल्यू मिल जाएगी कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, वो मिल जाएगा आपको। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास। क्या हो गया, नहीं ये तो बहुत पहले वाला है, ये मिटा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। हाँ पावर खत्म, अब और कितना पढ़ोगे पावर के बारे में भाई। वो अगला जो जो 2 चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं ना बेटा, वो ढंग से आप लोग समझना, नहीं नहीं वो तो ठीक है, थोड़ा और ज्यादा, एम डी वी डी वी बाई डी टी कैसे, अरे भाई वी डी वी बाई डी एक्स लिखा था मैंने, ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स लिख लिया सभी ने, ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स लिखा था मैंने, डी एक्स को उधर भेज के इंटीग्रेट किया था मैंने। वर्क और एनर्जी की रिकॉर्डेड लेक्चर ही नहीं आ रही, नहीं आ रही क्या, या पिछला मतलब कल का बोल रहे हो, सैटरडे को, सैटरडे वाला लिंक भेज दिया था मैंने कल, शायद वो मिल जाएगा तुम लोग को आज शाम तक। ठीक है, मिल जाएगा बेटा आप लोग को जल्दी ही। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास। चलो अब यहाँ से देखो यार, जैसे इस वाले चैप्टर से पहले जो जो भी हम, हाँ पीडीएफ आप यार मैं भूल जाता हूँ, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तुम लोग,
अरे भाई चलो अरे मैं देख लेता हूँ कभी कभी, अब तुम लोग एकदम से, रोज एकदम से ज्यादा नहीं देख रहा मैं। हाँ भेजता ही नहीं, तब कैसे पता मैं नहीं देखता? नहीं देख लूंगा, ठीक है। हाँ 5 बजे भेज दे, 5 बजे आ सकते हो डाउट के लिए। चलो देखो यार, अब इससे पहले जो हम लोग जो डील करते थे ना पार्टी, जैसे जो भी हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया या एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या होते थे, एक सिंगल पार्टिकल से डील करते थे। ठीक है, सिंगल पार्टिकल, जैसे मान लो अगर हम काइनेमेटिक्स में बात करें, तो काइनेमेटिक्स में क्या करते थे कि या तो एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, उसका मोशन हम लोग डील करते थे, या जैसे मान लो उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड करते थे। ठीक है, या इसके अलावा और क्या हो गया, जैसे एक बस या कार मूव करा दिया, ठीक है, या एक से ज्यादा हुआ तो एक या दो कार ले लिया आपने। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग सिस्टम से डील करते थे, ठीक है, तो वो जिससे भी डील करते थे, वो बेसिकली हम किसके साथ डील कर रहे थे, एक सिंगल पार्टिकल के साथ। किसके साथ? एक सिंगल पार्टिकल बोल सकते हो, या फिर पॉइंट मास के साथ डील करते थे। आपको काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में बताया भी है क्या होगा, या थोड़ा बहुत, अरे रुक जाए भाई, थोड़ा पता भी होगा कि जब भी अगर हम लोग जब ऑब्जेक्ट को कैसा लेते हैं, चाहे बस हो या कार हो, उसको अगर डायमेंशन अगर क्या हो, अगर कम हो, उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, तो उस केस में हम उसको कैसा लेते हैं, पॉइंट मास की तरह लेते हैं। तो इससे पहले हम किस चीज के साथ डील कर रहे थे, या तो एक सिंगल पार्टिकल के साथ, या फिर किसके साथ, पॉइंट मास के साथ, ऐसे ही इसी के साथ डील कर रहे थे। या अगर बोलोगे कि सर एनएलएम फ्रिक्शन में हमने 2-3 ब्लॉक लिए थे, अब 2-3 ब्लॉक अगर उस केस में अगर लेते थे भी थे, जैसे मान लो ये पुली हो गया, अब पुली में अगर सपोज यहाँ से अगर हमने 2 मास अगर अटैच भी कर दिए, तो क्या इन दोनों का मोशन हम, या इन दोनों का जो इक्वेशन लिखते थे, क्या वो अलग अलग लिखते थे? इन दोनों का जो इक्वेशन लिखते थे, क्या हम सेपरेट लिखते थे कि M1 का इक्वेशन अलग लिखा, M2 का इक्वेशन अलग लिखा? हाँ भाई नया चैप्टर है यार। तो इस केस में M1 को हम लोग अलग डील करते थे, M2 को अलग। बाद में हम लोग उनको भले उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपना जो भी रिजल्ट आता था वो चीज कैलकुलेट करते थे। तो बेसिकली इस वाले केस में भी हम किसके साथ डील कर रहे हैं, एक बार में किसके साथ डील कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल के साथ। एक बार में आप M1 का इक्वेशन लिख रहे हो, उसके साथ डील कर रहे हो, दूसरी बार में M2 का इक्वेशन, उसके साथ डील कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी हम लोग जो सिस्टम देखते थे, तो सारे सिस्टम में हम लोग क्या, जो भी क्वेश्चन देखते थे, सब में क्या करते थे, एक सिंगल पार्टिकल के साथ डील करते थे। यही काम होता था। चाहे आप वेज के ऊपर अगर सपोज एक ब्लॉक रख दो, उसका मोशन देखते थे, तो एक बार ब्लॉक का इक्वेशन लिखो, फिर एक बार वेज का इक्वेशन, ऐसा ही काम करते थे। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हम कभी भी कुछ ऐसा अभी तक नहीं किए हुए। तो ये जो था, हम लोग बेसिकली सिंगल पार्टिकल या फिर पॉइंट मास के साथ डील करते थे। लेकिन अब जो इस चैप्टर में जो है, वो हमें डील करना रहेगा किसके साथ, तो एक सिस्टम के साथ डील करना रहेगा। सिस्टम के साथ का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक साथ बहुत सारे पार्टिकल का मोशन डील करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर सपोज एक अगर फुटबॉल मैच अगर हो रहा हो, उसमें अगर हम लोग देखें कि सपोज शायद 22 प्लेयर होते हैं ना, दोनों तरफ से 11-11, मान लो 11-11 होते हैं, 22 प्लेयर का अगर मोशन हमें डील करना हो और सबका एक साथ, क्या अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे डील कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब यार सब के सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, सबके सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, और सबका हमें क्या चाहिए, मोशन एक साथ डील करना, काफी ज्यादा मुश्किल होगी। तो अगर जैसे, या फिर मान लो जो भी अगर स्टेडियम में जितने लोग सारे बैठे हुए हैं, अगर सबका मोशन एक साथ डील करना हो, तो वो चीज पॉसिबल अभी तक जो पढ़े हुए हैं वो उसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये अब हमें किसके साथ डील करना है, एक सिस्टम के साथ डील करना है। सिस्टम का मतलब क्या होगा कि एक असेंबली ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम का मतलब क्या होगा, असेंबली ऑफ पार्टिकल्स, जिनके ऊपर हमारा फोकस है, जिनके मोशन के बारे में या जिनके पोजीशन के बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर सपोज आप लोग के मोशन के बारे में या आप लोग के स्टडी के बारे में अगर बात हो रही है, तो आप लोग सिस्टम हुए उस पर्टिकुलर चीज का, आप लोग क्या हो गए, सिस्टम। अगर मान लो इस क्लास और उस क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, अगर उन सब के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो हुआ वो क्या होगा, सिस्टम हुआ।
तो सिस्टम का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जो भी एक सिस्टम, ये मतलब असेंबली ऑफ पार्टिकल्स होगा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्लियर हुआ ये चीज सिस्टम का। अब ये दो तरीके का होता है, एक हमारा कौन सा होता है, डिस्क्रीट सिस्टम, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। एक हमारा होगा डिस्क्रीट सिस्टम और दूसरा होगा हमारा, देख लो कुछ इंपॉर्टेंट हो भाई। हाँ, तभी तो फोन एकदम बाहर निकाल के रखे हो। ओ भाई बैठ, सही में इंपॉर्टेंट है मतलब क्या ये यहाँ देखो, एक तो कौन सा हो गया डिस्क्रीट और दूसरा कौन सा होता है कॉन्टिन्यूअस। जो डिस्क्रीट सिस्टम होगा उस केस में हमारा क्या होगा कि उसका पोजीशन जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा। उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। जैसे मान लो अगर मैंने क्या किया कि इसके आसपास दो तीन पार्टिकल रख दिए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो अगर ये हमने वाई एक्सिस ले लिया और ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, और इसके आसपास मैंने मान लो तीन चार मासेज रख दिए, एक M1 मास, एक M2 मास, एक M3 मास, ऐसा अगर रख दिया हमने, या इधर की तरफ एक M4 मास भी रख दिया, तो इस केस में क्या होगा M1 M2 M3 M4, ठीक है। क्या अब इसका अगर आपको पोजीशन अगर डिफाइन करना हो, नॉर्मली हम किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या इन चारों का पोजीशन आप वेल डिफाइंड है, प्रॉपर डिफाइंड है कि हाँ यार इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर तो ये R2, इसका पोजीशन वेक्टर तो ये R3, और इसका पोजीशन वेक्टर R4। क्या ये सारे एक दूसरे से अलग अलग भी है, डिफरेंशिएबल है, कि हाँ यार ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसका R1 जो है इसके R2 से अलग है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब ये मत समझना वो dy/dx वाला है, मतलब दोनों को अलग अलग, ये चीज हम लोग दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो अलग अलग, हम इनको अलग अलग समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो ऐसा अगर सिस्टम कोई अगर फॉर्म हो रहा हो तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम। यानी होना क्या चाहिए कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या हो, या पार्टिकल का पोजीशन जो हो वेल डिफाइंड हो और एक दूसरे से डिफरेंशिएबल हो, और वेल डिफाइंड होगा भी तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएट तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे सिस्टम के साथ डील करेंगे, ये वाले टाइप के सिस्टम, कि अगर मान लो आप हमने क्या किया 5-7 मासेज ले लिए, उनको चारों तरफ बिखेर दिया, उन सबका पोजीशन वेक्टर दे दिया, और बोलेंगे कि इनका मोशन अगर देख रहे हैं कि ये 2 से जा रहा है, ये 4 से, ये 10 से, ये 5 से, तो सबको एक साथ कैसे डील करेंगे। दूसरा एक और कौन सा आएगा, एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। ये जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होगा वो कैसा होगा, तो उस केस में आप जो है दो जो पार्टिकल्स हैं या जो दो जो मास होंगे उनको आप उनका पोजीशन वेक्टर आप इजिली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मान लो अगर मैंने एक रॉड ले लिया, रॉड या कोई एक रैंडम शेप ले लेते हैं, ठीक है, या स्फीयर ले लो, तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो अगर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, क्या इसके अंदर जैसे कोई भी यहाँ पे पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अगर इस केस में हमें देखना हो, जैसे यहाँ पे एक कोई पॉइंट मास है, ठीक है, ये हमने ले लिया कि चलो यार इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लिया, जो कि R1 वेक्टर से डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो इस केस में जस्ट इसके बगल वाला जो होगा, जस्ट इसके बगल वाला अगर देखें तो क्या आप उसको इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। अगर मान लो कुछ डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है, तो चलो भाई इसको आप R2 ले लोगे, लेकिन ऐसे कितने सारे मास को आप मतलब कितने सारे मास ऐसे होंगे जिनका इजिली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, हार्डली मान लो, मतलब मैं बना दूं 50 से 60, इससे ज्यादा और अगर बनाऊंगा तो वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आप खुद डील नहीं कर सकते, उनको इजिली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। तो पहले हम लोग डिस्क्रीट्स को डील करेंगे, उसके बाद ऐसे सिस्टम के साथ डील करेंगे। तो ये कौन सा होगा, जैसे मान लो एक रॉड ले लिया अपन ने, क्या रॉड हम लोग मान सकते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट मास का असेंबली, तो एक रॉड जो होगा वो हमारा कैसा सिस्टम होगा, कॉन्टिन्यूअस। एक रिंग, क्या उसमें भी हम लोग बहुत सारा इनफाइनाइट पॉइंट मास का असेंबली मान सकते हैं, तो वो भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, ये सारे के सारे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो दो तरह के सिस्टम के साथ हमें डील करना है। पिछले वाले जो पढ़े हुए हैं और आगे जो पढ़ने वाले हैं, क्या उसमें डिफरेंस समझ आया, तो चलो लिखो पहले इसके बारे में।
बेटा सिस्टम में पार्टिकल एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ये सवाल का मतलब क्या हुआ, पहले एक बात बताओ। कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है ना, पार्टिकल कैसे एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं? सिस्टम में पार्टिकल एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, ये क्वेश्चन आप ठीक से थोड़ा फ्रेम कर लो एक बार, ठीक है, क्या पूछना चाहते हो। चलो लिखो, बिफोर दिस चैप्टर we studied about the motion of डिस्क्रीट सिस्टम का एग्जांपल बेटा यही हो गया, जैसे मान लो 3-4 मासेस ले लिए, 1 kg, 4 kg, 6 kg, 10 kg, और इसको चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। फाइनाइट नंबर ऑफ मासेस ले लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। अब इसका पोजीशन वेक्टर है, आप इसके साथ जो है इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब इसी केस में इनफाइनाइट ले लेंगे तो फिर वो उसी तरीके का सिस्टम बन जाएगा। चलो क्या लिखा था, मोशन वी हैव मोशन ऑफ, अच्छा मोशन ऑफ single particle or point mass. We have studied about the motion of single particle or point mass. But in this chapter we will study about the motion of a system of particles. We will study about the motion of system of particles. उसके बाद लिखो सिस्टम का हेडिंग डाल दो, सिस्टम की हेडिंग, और उसके बारे में लिख लो, इट इज डिफाइंड एज the assembly of particles under observation. It is defined as the assembly of particles under observation. Next लिखो, there are two types of system. First लिखो discrete system. If in a system position vector of all the particles are well defined with respect to a point, then that system is called discrete system. ये वाला डायग्राम बना लेना। उसके बाद लिखो the system in which, सेकेंड वाले डायग्राम में लिखो the system in which position vectors of all particles are not differentiable. Are called continuous system. एग्जाम्पल में लिख लो रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, ये चीज लिख लो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मास डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालो मास डेंसिटी। अब एक बात देखो, जैसे हम लोग अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये मास हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 3 तरह से। मतलब बेसिकली अगर मान लो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की बात करने वाले हैं तो मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हो सकता है एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे रॉड के केस में। जो रॉड के केस लेते हैं ना, तो वो हम लोग ऐसे थिकनेस बनाते हैं इसकी रॉड की, लेकिन एक्चुअल में हम इसकी थिकनेस कंसिडर नहीं करते हैं। ये काफी एक पतली वायर होती है जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं,
मास डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर मान लो हमने एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर एक सरफेस के ऊपर, या फिर एक वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पे हमने तीन तरह की डेंसिटी डिफाइन कर रखी है। एक कौन सी? लीनियर मास डेंसिटी, एक कौन सी? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा? जैसे मान लो अगर सपोज हमने क्या किया, एक ऐसा कोई कर्व ले लिया, ठीक है, या किसी लाइन अगर ले लिया जनरल, बेसिकली हम लोग ये लाइन क्यों ले रहे हैं? रॉड अगर लेने के लिए ले सकते थे, लेकिन इसमें थिकनेस क्या होनी चाहिए? नेग्लिजिबल। तो हम एक ऐसी लाइन ले ले रहे हैं। अब इसके ऊपर मान लो कि कोई डीएल लेंथ के ऊपर इसकी टोटल मास हम लोग कितना ले लेते हैं? एम, और इसकी टोटल लेंथ कितनी ले लेते हैं? एल। कि टोटल मास हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? एम मास जो है इस पूरे एल लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब एक बात देखो, बेसिकली डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि या तो यूनिट लेंथ, या यूनिट वॉल्यूम, या यूनिट एरिया का जो भी मास हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर डेंसिटी, जैसे इससे पहले हम लोग कौन सी डेंसिटी के साथ डील करते हैं? वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम डेंसिटी में हम लोग क्या लेते हैं? जैसे अगर वाटर का क्या लेते हैं? 1000 kg पर मीटर क्यूब, यही लेते हैं ना। तो ये क्या बताता है कि यूनिट वॉल्यूम जो होगा उसके अंदर अगर आप वो लिक्विड या कोई वो ऑब्जेक्ट अगर फिल करो तो वो कितना मास होगा, ठीक है। और यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा क्यूब ले लो जिसकी लेंथ कितनी? 1 मीटर, विड्थ कितनी? 1, और हाइट कितनी? 1 मीटर। तो अगर एक जो भी अगर ये हमारी कौन सी डेंसिटी होती थी? वॉल्यूम डेंसिटी। ये कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम। अगर मान लो अपने पास, जैसे अगर सपोज हमें मर्क्यूरी की अगर डेंसिटी मेजर करनी है, जो वॉल्यूम डेंसिटी, तो क्या करेंगे? एक 1 मीटर लंबा, एक 1 मीटर चौड़ा और एक ऊंचा क्यूब लेंगे, उसके अंदर मर्क्यूरी फिल करो, जितना उसका मास होगा वही उसकी डेंसिटी। मतलब समझ आए? वही अगर बात करें सरफेस डेंसिटी, यानी अगर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हमें क्या बताएगा कि अगर यूनिट एरिया जो होगा उस पे उसके अंदर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके केस में अगर देखें तो यूनिट लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तो अब एक बात देखो, जैसे मान लो हमने देखा कि एम मास जो हमने क्या किया, एक एल लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये डिफाइन करें, तो जो डेंसिटी अगर हम लोग डिफाइन करें, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि डीएम मास जो है वो कितनी लेंथ के ऊपर है? डीएल लेंथ के ऊपर। तो इस केस में जो लीनियर डेंसिटी आएगी, लीनियर डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? लीनियर डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू कितना? डीएम अपॉन डीएल लेंथ। क्लियर? अरे हाँ है ना। जो चूंकि डीएम मास कितनी लेंथ पे? डीएल पे, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? डीएम अपॉन डीएल। ये अगर इसका ऐसा यूनिट देखे तो ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट अगर देखे तो किसके बराबर? केजी पर मीटर आएगा। यहां से अगर देखे तो इफ लैम्डा इक्वल्स टू, दो केस देखते हैं कि लैम्डा क्या हो? कांस्टेंट। अगर लैम्डा कांस्टेंट हो तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी एम इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल, और यहां से लैम्डा अगर कांस्टेंट है बाहर हो गया तो क्या लिख सकते हैं? क्या एम इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल के बराबर? हाँ है ना, एम इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल। और यहां से हमारे पास बेसिकली फिर से ऐसे भी क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन कितना? टोटल मास अपॉन किसके? टोटल लेंथ के बराबर। और वही अगर वेरिएबल हो, ये अगर लैम्डा कांस्टेंट है यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मानते हैं? यूनिफॉर्म। कैसा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप कोई भी अगर थ्रू आउट द बॉडी कहीं भी अगर मूव कर रहे हो तो हर एक यूनिट लेंथ पे मास जो होगा वो किसके बराबर? सेम होगा। क्लियर? अब एक बात देखो, अगर वेरिएबल है, इफ लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा? वेरिएबल। तो लैम्डा अगर वेरिएबल होगा तो उस केस में जो आएगा अपने पास डीएम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डीएल। और ये लैम्डा जो होगा वो एक्स का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो वहां से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करें किसके लिए? सरफेस मास डेंसिटी। किसके लिए? सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी की बात करें तो वो कब आएगा? जैसे मान लो अगर कोई भी अगर मास हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसी सरफेस के ऊपर,
एक बात देखो, लीनियर डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डेंसिटी, दोनों में रिलेशन नहीं निकालेंगे अपन। एक बात देखो, लीनियर डेंसिटी की बात हम कब करेंगे, जब मास केवल लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वॉल्यूम वाले केस में हम इससे रिलेट नहीं कर सकते। तो अब इस केस में देखिए, अगर मान लो किसी लैमिनार बॉडी के ऊपर, जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर सीट हो गया, या फिर जैसे रेक्टेंगुलर सीट हो गया, ठीक है, उस केस में अगर हम लोग बात करें, तो उस केस में मान लो कि एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं डीए, इसका जो मास है वो किसके बराबर, डीएम। तो जो सरफेस मास डेंसिटी होती है, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू किसके बराबर, तो डीएम अपॉन कितना, डी के बराबर। अगर मान लो सिग्मा कांस्टेंट, इफ सिग्मा क्या हो, कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू क्या, सिग्मा इनटू कैपिटल ए। क्लियर, ये टोटल मास कैपिटल ए, टोटल मास कितना m के बराबर। अगर वही सिग्मा वेरिएबल हो, इफ सिग्मा क्या हो, वेरिएबल, तो सिग्मा अगर वेरिएबल हो तो क्या लिखेंगे कि डी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी ए के बराबर। जो आपको दिया हुआ रहेगा सिग्मा, वो किसका फंक्शन, एरिया का फंक्शन। यहां से अगर देखें, मान लो वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये लिखते जा रहे हो ना फटाफट। अब यहां से अगर देखें वॉल्यूम डेंसिटी, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी किसके पास होगा, जैसे मान लो एक स्फीयर 3D बॉडी, हाँ है ना, ये जो बॉडी है वो कैसी है, 2D बॉडी है, ध्यान रखना यहाँ पे। और जो 3D बॉडी होगी उसके पास कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। लेकिन हमेशा नहीं, जैसे मान लो अगर स्फीयर की बात करें, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, उसके पास कौन सी डेंसिटी होगी, हॉलो स्फीयर कौन सी डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। हॉलो स्फीयर के पास कौन सी, सरफेस मास डेंसिटी होगी। यानी ये बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो मास, ठीक है। अगर 3D बॉडी वॉल्यूम में कब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 3D बॉडी के लिए, ठीक है। अब उस केस में क्या हो रहा है 3D बॉडी, लेकिन किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के ऊपर, तो इसके पास कौन सी डेंसिटी होगी, सरफेस। या हॉलो सिलेंडर ले लो, कौन सी डेंसिटी, सरफेस से। अब यहाँ से अगर मान लो एक हमने ऐसा वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे ये 3D बॉडी है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डेल्टा वी एरिया, ठीक है, सॉरी डेल्टा वी इसका वॉल्यूम, और इसका मास ले लेते हैं कितना, डी वी ले लेते हैं, डी वी, और कितना डी एम। तो जो वॉल्यूम मास डेंसिटी आएगी वो किसके बराबर, तो डी एम अपॉन कितना, डी वी के बराबर। इसका ऐसा यूनिट देखे तो कितना आएगा, केजी पर मीटर क्यूब। और यहाँ से रो अगर कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं, रो अगर कांस्टेंट है तो अगर टोटल मास कितना, कैपिटल एम, वॉल्यूम कितना वी, तो एम इक्वल टू किसके बराबर, रो इंटू वी। और यही अगर रो क्या हो, वेरिएबल, रो अगर कैसा हो, वेरिएबल, तो उस केस में डी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी, ये इसके बाहर नहीं आएगा। इसका ऐसा यूनिट लिख लो, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये चीज। 3D के लिए सरफेस नहीं लिख सकते, मास जब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है उस केस में नहीं लिख पाएंगे। लिखने का एक तरीका बस यही रहेगा कि आपको डी ए वाले टर्म में लिखना रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। चलो देखो यार, ये काम अब तुम्हारे ऊपर है। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मोमेंट, हाँ लिखो जल्दी यार, ये सब आसान पार्ट है, जल्दी निपटाते हैं इसको। मोमेंट ऑफ क्वांटिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ क्वांटिटी। अब एक बात देखो, मोमेंट ऑफ जो क्वांटिटी डिफाइन करते हैं वो दोनों तरह की क्वांटिटी के लिए डिफाइन करते हैं, एक कौन सी, स्केलर के लिए भी और दूसरा वेक्टर के लिए भी, ठीक है। तो किसी अगर पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग जब भी मोमेंट अगर डिफाइन करेंगे किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वो स्केलर हो या फिर वेक्टर हो, तो हमेशा क्या होगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब एक बात देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में किसी एक स्केलर क्वांटिटी ले लिया अपन ने, चलो ए ले लिया, चलो यहाँ से अगर इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे कोई एक स्केलर क्वांटिटी,
अब इसका मतलब समझो कि यहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ मास डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ मास जो डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट मास प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट मास प्रेजेंट, तो ये मास कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे मास प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ मास अगर या मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करना हो, मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करना हो तो वो किसके बराबर कैसे डिफाइन करते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू किसके बराबर, तो म्यू इक्वल्स टू जो इसका पोजीशन वेक्टर होता है, मान लो कितना आर, तो ये किसके बराबर, ए इंटू आर वेक्टर, जो म्यू आएगा वो किसके बराबर, ए इंटू आर वेक्टर के बराबर। क्लियर हुआ है जी। तो जो इसका मोमेंट ऑफ मास डिफाइन करते हैं वो, सॉरी मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी जैसे मास का अगर डिफाइन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, मास इनटू ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्केलर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू किसके, विथ रेस्पेक्ट टू ओ। ओ कौन सा पॉइंट है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। वही अगर बात करें किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए, किसी अगर वेक्टर क्वांटिटी के लिए, अभी उस पे आएंगे बेटा, इनर्शिया वगैरह सारी चीजें रोटेशन में आएगी। अब यहाँ देखो, अगर इस केस में देखें तो जैसे मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क, उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो मान लेते हैं कि अगर एक जो फोर्स वेक्टर लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, या जैसे मान लो मोमेंट ऑफ जो लीनियर मोमेंटम आएगा तो उसको हम क्या डिफाइन कर लेंगे, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो मान लो यहाँ पे कोई एक यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी इधर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है भाई, पी वेक्टर। तो इस केस में ये जो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर आर है और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसका जो अगर मोमेंटम सॉरी मोमेंट ऑफ ये वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करेंगे तो वो डिफाइन करेंगे आर क्रॉस पी से, आर क्रॉस पी से। ये जो पी जो है वो कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो है ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। क्लियर। तो जो भी वेक्टर है, जो वेक्टर क्वांटिटी उसका पोजीशन वेक्टर। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग किसका मोमेंट डिफाइन करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी का। स्केलर प्रोडक्ट से हम लोग किसका डिफाइन करेंगे, सॉरी स्केलर नहीं, ये बस स्केलर क्वांटिटी इनटू जो पोजीशन वेक्टर, उससे किसको डिफाइन करेंगे, ये मोमेंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब एक बात देखो, एक जो पॉइंट होता है, चलो आगे अब कल ही करेंगे, कितना टाइम बचा है, चलो फिर अब अगली क्लास में। ये पूरा था सेंटर ऑफ मास का अपना बेसिक, जो आगे यूज आएगा। तो सेंटर ऑफ, कल हम लोग शुरू करें सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट, कि उसको क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीजें।